आदाब, मैं हूं अरबाज अहमद। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। आज के इस प्रोग्राम में हमारी टीम पहुंची है राजधानी जयपुर की मदारी बस्ती में। क्यों मदारी बस्ती राजधानी जयपुर में होते हुए भी लगातार पिछड़ती गई, क्यों यहां के लोगों को रोजगार के साधन नहीं मिले, क्यों लोग तालीम के मामले में पिछड़ते गए, इन तमाम मुद्दों पर गौर व फिक्र करेंगे। आइए सबसे पहले देखते हैं क्या है ये मदारी लोग और ये क्या करतब दिखाया करते थे। यूं तो अधूरे ख्वाब प्रोग्राम के जरिए हर हफ्ते ही किसी न किसी शहर कस्बों के हालात आप तक हम पहुंचाते रहे हैं, लेकिन आज आपको हम ले चलेंगे जयपुर की एक खास बस्ती में, जहां मुस्लिम अल्पसंख्यकों की आबादी बसी है। सांगानेर के प्रताप नगर की पॉश कॉलोनियों के बीच बसा है एक मोहल्ला जिसे मदारी की बस्ती कहते हैं। भले ही इस बस्ती में मुस्लिम आबादी थोड़ी कम हो, लेकिन यहाँ की कहानी और जगहों के हिसाब से ये थोड़ा अलग है। सड़क, पानी से लेकर मूलभूत सभी सुविधाओं की कमी यहाँ देखी जा सकती है, लेकिन एक बड़ी परेशानी जो यहाँ पर मौजूद है वो है तालीम और रोजगार की कमी। हालांकि पहले के मुकाबले अब थोड़ा फर्क यहाँ जरूर आया है, लेकिन उसकी वजह यहाँ काम कर रही तंजीम है। आज के प्रोग्राम में हम आपको यहाँ के हालात से कराएंगे रूबरू, साथ ही तंजीम के जरिए यहाँ आ रहे बदलावों पर भी बात करेंगे। तो आइए आगाज करते हैं आज के इस खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब का। दरअसल मदारी के बस्ती के बाशिंदे आम लोगों से जरा अलग से हैं। इनके पास एक खास हुनर है जिसे हाथ की सफाई कहते हैं। इनके इसी काम की वजह से इस मोहल्ले का नाम पड़ा मदारी की बस्ती। आइए दिखाते हैं आपको क्या है इनकी हाथों की सफाई। मैजिक स्टार्ट और शुरू। देखिए सर, ये पत्थर है बाबूजी। साहब जी ये देखना गायब हो जाएगा, इसका कोइन बन जाएगा। देखिए सर, पत्थर पे लगाया, मैजिक को घुमाया, जादू लगाया, लाइए मोर राइट। देखिए साहब जी असली है, नकली नहीं है। अब इधर फेंकूंगा थोड़ा, इधर भी सोट लेना। लो जी, सन पढ़ना, दोनों हाथ से कैच करना। बेबी दोनों हाथ से कैच करना। सन पढ़ के मुझे दे देना। कैच करो दोनों हाथ से, जल्दी कैच करो जी लाइए बेबी, कोइन फेंकिएगा। अजी हुक्म ये क्या दे रहे हैं? कोइन दीजिए ना। बोलो सर, मैंने कोइन दिया, बेबी पत्थर दे रहे। देखो साहब जी देखो जी, एक कोइन है सर। अब एक कोइन से ज्यादा हो जाएंगे, बैग में हाथ नहीं देंगे सर। मैजिक इधर होएगा, मोर राइट लेके आओ। देखिए साहब जी एक कोइन से 4 कोइन। पैसों के ढेर सारे रुपये बना लेना भले ही इनके लिए बाएं हाथ का खेल हो, लेकिन ये रुपये इनके कोई काम नहीं आने वाले। अगर ये रुपये उनके काम आ जाते तो शायद इनकी तकदीर कुछ और ही होती। करतब दिखाते हैं ये लोग, इसीलिए शायद आज परेशान हैं कि दुनिया की भाग दौड़ के बीच इनका ये पेशा, इनका ये हुनर कहीं खोता जा रहा है। तालीम तो इनके पास है नहीं और रोजगार के खोने का डर एक बहुत बड़ी परेशानी के तौर पर इनके सामने खड़ा है। ये साहब हमारा खानदानी धंधा है। ये बहुत पुराना कल्चर है, 700 वर्ष पुराना कल्चर है। ये कमाई तो कम हो रही है दिनों दिन, और कला है जो कचरे में जा रही है। कोई ध्यान नहीं दे रहा, करे क्या। गांव जाते हैं, टिकट भी लगता है, खर्चा भी लगता है, खर्चा भी बढ़ते हैं। और फिर एक गांव में दूसरे गांव में जाते हैं तो फिर खर्चा, टिकट बढ़ता है। फिर शाम को खाना बनाते हैं, उसमें पैसा लगता है। ऐसे खर्च करके गवर्नमेंट की तरफ से कुछ आप लोग को मिलता है इसमें? कोई गवर्नमेंट की तरफ कोई मदद नहीं।
ये तो हमारे 7 पुस्तकों से चल रही है सर। यही हम लोगों का मतलब धंधा, रोटी रोजी यही है, और इसी को दिखला के अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। जैसे कि पहले तो अपना तमाशा जमाओ, फिर पब्लिक को भेली करो, तो कहीं तो पब्लिक हो जाती है भेली और कहीं नहीं होती है। थोड़ा कम कर दिया है मैजिक है। खाना बदोश जिंदगी जीने वाले ये लोग सिर्फ इस काम तक ही महदूद नहीं हैं, बल्कि सड़कों पर करतब दिखाने का काम भी करते हैं ये लोग। अपने इस रोजगार की वजह से इन लोगों को साल के 10 से 11 महीने घर से बाहर रहना पड़ता है, जिसकी वजह से इनके बच्चे न सिर्फ तालीम से महरूम रह जाते हैं, बल्कि इनके रहन सहन में भी काफी बदलाव देखा जा सकता है। पहले राजा महाराजाओं के जमाने थे तो हम एक ही जगह एक प्रोग्राम या किसी गांव में एक प्रोग्राम कर लेते थे, तो वो एक ही जगह इतना राशन मिल जाता था हमको, तो महीने 20 दिन एक ही जगह बैठ के खाते थे। हम भूमक्कड़ जातियों में से थे सर। आज यहाँ डेरा डाल दिया है, कल वहाँ डाल दिया है। बाहर भी जाते हैं और जयपुर में भी करते हैं, बाहर भी चले जाते हैं, जैसे यूपी, बिहार, इधर उधर सब जगह जाते हैं हिंदुस्तान में। यही कलाकारी दिखाते हैं, रुपए बनाते हैं, नोट बनाते हैं, गोले निकालते हैं मुंह से, कबूतर बना देते हैं। ये लोग देश के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर के खेल दिखाते हैं, वहीं पर कहीं अपना तंबू गाड़ करके रहते हैं और वहीं पर खेल दिखा करके पैसा कमाते हैं और वापस आ जाते हैं, और बच्चे इनके साथ चलते हैं। तो यही लाजमी बात है कि वो स्कूल शिक्षा में कैसे जुड़ सकते हैं। परंतु अब क्या हुआ है कि जैसे अगर कोई पिता खेल दिखाने जाता है तो उसकी पत्नी बस्ती में रहती है और उस बच्चे का ध्यान रखती है और उसको डेली स्कूल भेजती है। यहाँ जो एक तंजीम काम कर रही है, उससे न सिर्फ लोगों की सोच बदली है, बल्कि रोजगार के दूसरे तरीके भी लोगों के दिमाग में डाले जा रहे हैं। आज ये लोग अपने पुश्तैनी कामों को छोड़कर फल, सब्जी जैसे कामों से जुड़कर भी अपनी रोजी रोटी चला रही हैं। आज इनके रोजगार में थोड़ा बदलाव जरूर आया है, जो आगे चलकर उम्मीद करते हैं कि इनके और इनके परिवार के लिए फायदे का सौदा साबित होगा। प्रोग्राम में फिलहाल वक्त हो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे तो आपको बताएंगे क्या है मदारी बस्ती के अंदर तालीमी हालात। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक और जल्दी ही हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे कि मदारी बस्ती क्यों पिछड़ गई शिक्षा के मामले में। शुरुआत में हुनर पर जोर दिया जाता था, लेकिन अब हुनर काम का नहीं रहा और शिक्षा के मामले में यहाँ पर लोग बहुत ज्यादा पिछड़ गए हैं। यहाँ जो एनजीओ काम कर रहा है, उसने न सिर्फ लोगों की सोच में बदलाव पैदा किया है, बल्कि लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है। और अच्छी बात यह है कि वो जागरूकता तालीम को लेकर भी है। जिन बच्चों और उनके बड़ों ने कभी स्कूल और मदरसों का मुंह तक नहीं देखा था, आज उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूलों में तालीम हासिल कर रहे हैं। जी हाँ, ये सारा बदलाव, ये तमाम तब्दीलियाँ यहाँ काम कर रही तंजीम की जानिब से ही मुमकिन हो सके हैं, जिन्होंने न सिर्फ लोगों को तालीम की अहमियत बताई, बल्कि RTE के तहत बच्चों का दाखिला इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भी करवाया है। बेटा क्या नाम है आपका? सुहाना। किस स्कूल में पढ़ते हो आप? देव में। अच्छा, क्या करते हैं पापा, क्या करते हैं आपके, और क्या पढ़ के क्या बनना चाहते हो आप? पापा खेल करते हैं, हम पुलिस बनने जाते हैं और बन के बनेंगे महान, सबको करेंगे। पढ़ाई कितनी अच्छी लगती है? पढ़ने का शौक है, पापा कहते हैं पढ़ने के लिए, या खुद से पढ़ते हो आप? हम तो पापा ही कहते हैं, हमसे तो खुद ही पढ़ने जाते हैं। कौन सा सब्जेक्ट अच्छा लगता है? इंग्लिश अच्छी लगती है, हिंदी अच्छी लगती है, क्या अच्छा लगता है पढ़ना? इंग्लिश। पढ़ाई कितनी अच्छी लगती है आपको? अच्छी लगती है, बहुत अच्छी लगती है। क्या बहुत अच्छी लगती है आपको? घर पे तो अच्छा नहीं लगता, स्कूल में अच्छा लगता है। इंग्लिश पढ़ना अच्छा लगता है और कलेक्टर बनना। क्या करते हैं पापा, क्या करते हैं आपके? खेल करते हैं। अच्छा, क्या क्या आता है पापा को खेल में? सिक्का गायब कर देते हैं, कबूतर बना देते हैं। पढ़ाई हमारे माँ बाप ने तो हमें नहीं पढ़ा है, हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, कुछ बनना, हमें ऐसे हैं तो उन्हें ऐसे नहीं बनाना चाहते हैं, उनका भविष्य अच्छा बनाना चाहते हैं। कमाई तो कुछ भी नहीं होती है, 100-200 मिल जाए एक दिन की, वही बहुत है। 150 रुपये खाना बन जाए वही है, दिन भर का खर्चा भी नहीं।
शिक्षा के अधिकार कानून की सबसे जो अच्छी खासियत है वो ये है कि समाज में जितनी भी व्याप्त बुराइयां हैं, समाज में जितने भी अपराध एक बच्चे के खिलाफ हो रहे हैं, उन सब की अगर कोई रेमेडी है वो राइट टू एजुकेशन है। आज इन गरीब परिवारों की बच्चियां तैयार होकर स्कूल जा रही हैं। एक ऐसा खानदान जो 2 जून रोटी की जुगाड़ भी बड़ी ही मुश्किल से कर पाता था, आज इन घरों के बच्चों को देखकर पूरे मोहल्ले में एक खुशी की लहर है। बच्चे पढ़ने जाते हैं हमारे, एक सोसाइटी है अभ्युत्थानम के नाम से, जिसमें RTA के थ्रू हमारे बच्चों को स्कूल भेजते हैं हम। अभ्युत्थानम है, और सर कई बच्चों के नाम आए थे उसमें, तो किसी वजह से उनका दाखिला नहीं हो पाया, तो उन बच्चों को सर हम अभी पैसों लगा के पढ़ा रहे हैं। बच्चे तो अब पढ़ रहे हैं, अब हम तो रह गए मगर ये तो पढ़ रहे हैं। अब वो सर जी आए थे हमारे पास, हम तो ये जागरूकता नहीं थे पढ़ाई से सर, वो सर आए, उन्होंने लिखाया बच्चों का नाम। लगभग मदारी बस्ती के 45 से 50 बच्चे स्कूल शिक्षा से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि सरकारी और प्राइवेट दोनों स्कूल आते हैं। और लगभग, मैं अगर गलत नहीं हूं तो जो हमारी टीम के पास आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि अभी 60 से 65 बच्चे और ऐसे हैं जो अभी स्कूल शिक्षा से जुड़ सकते हैं। तो आने वाले सत्र में हमारा यही प्रयास है कि शिक्षा के अधिकार कानून का लाभ इस समाज के बच्चों को हम ज्यादा से ज्यादा दिलवाएंगे। इन तमाम ही बातों के बीच एक बात और जो बेहद ही गौर करने वाली है, वो है बच्चियों के लिए किए जा रहे खास काम। यहाँ के लोग और तंजीम बच्चों के बजाय यहाँ की बच्चियों पर खासा ध्यान दे रहे हैं। यहाँ पर जो तंजीम काम कर रही है, भले ही वो ज्यादा पुरानी ना हो, लेकिन इनका तरीका और तंजीमों से जरा जुदा है। और हो भी क्यों ना, जब एक पढ़ा लिखा नौजवान इसमें शामिल है। तंजीम के ज्यादातर लोग न सिर्फ नौजवान हैं, बल्कि अभी पढ़ाई भी कर रहे हैं। बेसिकली हम यहाँ पे बच्चों को फ्री में एजुकेशन के लिए RTE के तहत, जैसे जो 3 से 7 साल के बीच में बच्चे आते हैं उन्हें 14 वर्ष तक मुफ्त शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। वो सरकार ने कानून बनाया है, प्राइवेट और सरकारी स्कूल दोनों में इनका 25% रिजर्वेशन है। तो अब जैसे सरकार भी आगे कदम पे कदम बढ़ाए जा रही है, तो हम भी बच्चों को आगे बढ़ाना चाहिए। हमने स्पेसिफिकली राइट टू एजुकेशन पे काम करना शुरू किया, और जो सेक्शन 12(1)(c) है, जिसके अंदर प्राइवेट स्कूल्स के अंदर भी फ्री एजुकेशन दी जाती है, जो कि वीकर सेक्शन के बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उन्हें फ्री एजुकेशन दी जाती है। उस पर हमने स्पेसिफिकली काम करना शुरू किया, क्योंकि हमें लगा कि एजुकेशन ही एक सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। शिक्षा के अधिकार के अलावा भी ऐसे कई सीरियस मुद्दे हैं जो कि औरतों से और बेटियों से रिलेटेड हैं, जिन पर कि हम काम कर रहे हैं। जैसे कि सेक्सुअल हैरेसमेंट की अगर मैं बात करूं वो, या फिर सैनिटरी पैड्स का यूज अगर मैं बताऊं उस पर, हम हमारी टीम के साथ जा करके उन बच्चियों को बताते हैं कि सेक्सुअल हैरेसमेंट होता क्या है। वो पढ़ी लिखी नहीं है, उन्हें नहीं पता है कि सेक्सुअल हैरेसमेंट क्या होता है, कहाँ अगर इंसान छूता है तो सेक्सुअल हैरेसमेंट हो सकता है। हम एक डेमोक्रेटिक सोसाइटी में रहते हैं जिसमें कि जनप्रतिनिधि का कॉन्सेप्ट होता है सर। हर आम जन की आवाज होती है सर, हर आम जनता चाहती है वो अपने देश के लिए कुछ करे, परंतु उसमें से कुछ चुनिंदा ही ऐसे लोग होते हैं जिनको उनका प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है या जिनको उनकी सेवा करने का मौका मिलता है। हमारे संविधान ने हमें अलग अलग तरह से उस सेवा करने का मौका दिया है। हम युवाओं ने समाज को एक नया चेहरा दिखाया है, वो है NGO, समाज सेवा करना। हर देशवासी की सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इररिलेवेंट ऑफ द स्टेटस ऑफ दैट पर्सन, कि उसको समाज के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। कम्युनिटी सर्विस कंपलसरी होनी ही चाहिए। इस आइडिया को ध्यान में रखते हुए हम युवाओं की संगठन ने इस NGO को फॉर्म किया कि हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाएंगे कि जो भी युवा इस प्रकार की धारणा रखते हैं अपने अंदर, वो हमसे आके जुड़े। फिलहाल यहाँ पर वक्त हो चला एक और ब्रेक का। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और आपको बताएंगे क्या है यहाँ पर बुनियादी जरूरतों के हालात। लेते हैं एक ब्रेक और जल्दी ही हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर हैं। आप देख रहे हैं अधूरे ख्वाब। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम आपको बताएंगे कि किस तरह से आधारभूत सुविधाओं के मामले में ये बस्ती पिछड़ती जा रही है, क्यों सरकारें यहाँ पर बुनियादी जरूरतों के मामले में गौर नहीं कर पा रही हैं। मदारी की बस्ती में सड़क, पानी से लेकर तमाम ही मूलभूत सुविधाओं की कमी साफ तौर पर देखी जा सकती है। आसपास की कॉलोनियों में न पानी की कमी है और न ही साफ सफाई की, लेकिन इन गरीब बस्तियों में
ना तो पानी आता है और ना ही सफाई वगैरह के कोई मुनासिब इंतजामात हैं। सड़कों की हालात भी बद से बदतर हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी सुध लेने वाला यहाँ कोई नहीं है। पार्षद को लाख शिकायतें करने के बावजूद आज तक कुछ भी नहीं हुआ यहाँ। पार्षद के पास भी हम बच्चों के जन्म पत्र के लिए भी सेन वेन कराने जाते हैं ना, वो भी नहीं करके देते हैं, सेन भी नहीं करके देते हैं पार्षद। सरकारी स्कूल में भी जाते हैं, ये पास में ही है सरकारी स्कूल, इसमें भी हम डॉक्टरों के पास गए थे, उसने बोली सरकारी के सेन ले आओ जन्म पत्री बन जाएगी बच्चों की, उस डॉक्टर ने भी नहीं करके दिया। पहले का राशन कार्ड है उससे कुछ नहीं मिल रहा, डबल से बन नहीं रहे, अब बना ही नहीं रहे, डबल से नहीं बन रहे, उनसे राशन भी मिल रहा, ऐसे बैठे हैं, अब राशन कार्ड नहीं बना रहे। 6-7 नल लग गए, लाइन आ गई 6-7 बार, मगर पाइपलाइन चालू नहीं हुई अभी किसी के, क्योंकि किसी के भी मीटर नहीं है, कुछ भी नहीं है इधर, इस वजह से। झाड़ू लगाते हैं, पैसे लेते 100 रुपए महीने के, कचरा ले जाते हैं 100 रुपए ले जाते हैं महीना के, और हम परेशान हो जाते हैं। ना तो पानी आता, कभी मोटर बंद हो जाती है हमारी भी, कभी पानी नहीं आता, कभी नल चल जाता है, हम तो परेशान ही परेशान हैं। ये रोड बनता है, जो वोट ले जाते हैं चले जाते हैं, मुँह दिखाते हैं, फिर बांट के लोग बनेगा रोड के नहीं बनेगा रोड, बस वोट ले दिया गए। जल अभियान चल रहा है ना कहीं देश में, तो वो इस मदारी बस्ती में है कि इन लोगों को एक एक डब्बा पानी की कीमत पता है, क्योंकि इन लोगों को पानी नहीं मिलता। ये उस एक एक बकेट पानी का किस तरह से उपयोग कर रहे हैं ये हम जानते हैं, हम देख रहे हैं उसको, और शायद आपने भी इस चीज का अनुभव किया होगा कि पानी की उनके लिए कितनी जरूरत है और क्यों हमको जल बचाने की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों तक जल पहुंचा भी नहीं है। गंदगी की वजह से यहाँ आए दिन बीमारियाँ फैल जाती हैं। लोग इतने गरीब हैं कि अपना इलाज भी ठीक तौर पर नहीं करा पाते हैं। भले ही कहा जाता है कि सरकारी अस्पतालों में इलाज और दवाइयाँ फ्री हैं, लेकिन आने जाने के किराए के पैसे भी इनके पास मयस्सर नहीं है। आखिर ये लोग करे भी तो क्या करें? तंजीम की तरफ से यहाँ पर कुछ कैंप जरूर लगते हैं, जिससे लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल जाती है, वरना सरकार और उनके नुमाइंदे तो चुनाव के बाद यहाँ कभी आए ही नहीं। नेता लोग आते हैं सिर्फ वोट के वक्त, उसके बाद कोई भी नहीं आता, शक्ल भी नहीं दिखाता अपनी। दूसरी बार तो यही कहते हैं कि हम रोड बनाएंगे, आप हमें वोट दो, उसके बाद कोई भी नहीं आता। और नई रोड बना, आज 6-7 साल हो गए हमें भी आए हुए। जाहिर है जब शहर की इतनी करीबी बस्तियों के हालात इतने खराब हैं, तो कैसे सुधरेंगे और दूर की जगहों के हालात, क्योंकि सब जगह ऐसी तंजीमें तो होती नहीं है जो समाज की फलाह और बहबूदी के लिए जी तोड़ मेहनत करें और काम करें। जिस तरह यहाँ की तंजीम और उसके मेंबर्स यहाँ पर काम कर रहे हैं, अगर उसी तरह सरकार और उसके नुमाइंदे भी अपनी जिम्मेदारी समझे और समाज की फलाह और बहबूदी के लिए जी तोड़ मेहनत करें, तो एक दिन जरूर यहाँ के हालात बदल जाएंगे और पूरे होंगे यहाँ के अधूरे ख्वाब। ना रोजगार का ठिकाना, ना हाथ में तालीम है। बुनियादी जरूरतों के मामले में भी ये बस्ती पिछड़ी हुई है, लेकिन ख्वाब बहुत ऊंचे हैं और कोशिशें शुरू कर दी है। जरूरत है कि सरकार भी इनका हाथ थामे और इनके ख्वाब पूरे करने में इनकी मदद करे। फिलहाल वक्त हो चला है आपसे विदाई लेने का। फिर किसी और कस्बे से, किसी और मोहल्ले से, किसी शहर से आपके लिए हाजिर होंगे लेकर अधूरे ख्वाब। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।